हाय गाइस, वेलकम टू रात मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 टोपोग्राफिकल शीट्स, कलर, साइन एंड सिंबल्स। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। टोपोग्राफिकल मैप्स आर लार्ज स्केल मैप्स दैट शो बोथ natural features such as mountain, hill, river, lake, plateau, cliff, etc. and man-made features such as settlement, road, railway track, well and embankment. फ्रेंड, जो टोपोग्राफिकल मैप होता है वो लार्ज स्केल मैप होते हैं, माने जिसमें लार्ज स्केल हम लोग आराम से नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दोनों टाइप के फीचर दिखाए जाते हैं। नेचुरल, जो प्रकृति की वजह से प्रकृति के फीचर होते हैं, जैसे कि माउंट जो बनाती है, जैसे माउंटेन, हिल, रिवर, लेक्स, और मैन मेड फीचर जैसे कि रोड, सेटलमेंट माने हमारे घर, रेलवे ट्रैक एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टोपोग्राफिकल शीट्स। फ्रेंड्स, इसको आप अंडरलाइन कर ले, ये इन्हें टोपोग्राफिकल शीट्स भी कहा जाता है। और टोपो शीट्स इन टोपोग्राफिकल मैप द शेप ऑफ लैंड इज जनरली शोन बाय कॉन्टूर लाइंस। अब ये कॉन्टूर लाइंस क्या देखते हैं? द इमेजिनरी लाइंस दैट जॉइन पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ above or below a reference point such as mean sea level is known as contour line. फ्रेंड्स, कॉन्टूर लाइन जो होता है, जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे एक पहाड़ आपने देखा होगा, सबने पहाड़ देखा है। फ्रेंड्स, पहाड़ में अलग अलग लेवल में अलग अलग हाइट होती है ना। तो फ्रेंड्स, जो सबसे ग्राउंड लेवल का एक अलग कॉन्टूर लाइन मार्क करेंगे, उससे थोड़ा ऊपर का अलग लेवल होगा, हाइट होगा, उससे ऊपर का थोड़ा अलग। तो वही इक्वल लाइन को हम लोग कॉन्टूर लाइन से मार्क करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। सिंस अ टोपोग्राफिकल मैप इज ड्रॉन टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल एरिया, a set of attributed instead of latitude and longitude are proved to help location particular feature of place. फ्रेंड्स, क्योंकि टोपोग्राफिकल मैप जो बहुत ही छोटे एरिया को डिफाइन करने के लिए, लार्ज स्केल मैप है लेकिन बहुत ही छोटे एरिया को डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बदले आर्बिट्री लाइन यूज़ किए जाते हैं। द लाइन दैट रन वर्टिकली आर नोन एज ईस्टरिंग्स एंड द लाइन रन हॉरिजॉन्टली आर कॉल्ड नॉर्थरिंग। फ्रेंड्स, इसमें ये जो मैप में जो वर्टिकली जो लाइन होते हैं उसे ईस्टरिंग कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टली रन करते हैं नॉर्थिंग। यू कैन सी दीज लाइन्स इन अ टोपो शीट्स ऑन नेक्स्ट पेज। यू विल रीड इन डिटेल अबाउट दिस लाइन इन चैप्टर 8। अब फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे का जो इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट आगे वाला जो पार्ट है वो हम लोग क्लास 8 में पक्का पढ़ेंगे। द टोपोग्राफिकल मैप प्रोवाइड अ हीप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। फ्रेंड्स, ये जो टोपोग्राफिकल मैप है ये एकदम मेन इन्फॉर्मेशन बताते हैं हमें नेचुरल एंड मैन मेड फीचर के बारे में। द मैप गिव ऑन द नेक्स्ट पेज हैव द 3 डेमोन्स्ट्रेटिव कलर। दे आर ग्रीन, येलो एंड वाइट. The green area contain vegetation and white. The yellow area shows the cultivated land and the white portion shows the barren land. माने जो बंजर ज़मीन होती है वो दिखाता है। No crops are grown in this land, क्योंकि बंजर ज़मीन होती है जो मैप में जो वाइट वाला पोर्शन है, इसलिए वहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकता। Part of it also open scrub. Most of the hilly terrain is also barren. The red color at few places on the map shows settlement. फ्रेंड्स, आप देखिए इस पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको सब ट्रैक लाइन जो ग्रीन वाले पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम राइट साइड के एकदम डाउन में, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए कि ग्रीन लाइन है, ये वेजिटेशन को दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो येलो पार्ट है ये वो ज़मीन है जहाँ पे कल्टीवेशन होती है। कल्टीवेशन क्रॉप बहुत माने फर्टाइल लैंड है, आप यहाँ पे क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और जो वाइट एरिया जो आप देख सकते हैं, ये वाइट एरिया में कोई क्रॉप नहीं ग्रो हो सकती है, बिल्कुल बंजर ज़मीन है। इसके अलावा आपको इसमें जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं वाइट एरिया में, वो बहुत सारे पत्थर है, ठीक है। सैंड माने स्टोन्स वेस्ट, माने जो स्टोन काम नहीं आता वो यहाँ पे फेंका हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें और भी बहुत सारे लाइन मैप है, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। यूज़ ऑफ कलर ऑन टोपोग्राफिकल मैप। इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्टूर मैप, कलर्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट एज दे आर यूज्ड फॉर रीजन। फ्रेंड्स, जो मैप टोपोग्राफिकल मैप में जो जो कलर है ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि इसके बिना मैप अधूरा है।
Color play a very significant part at they are used for a reason. फ्रेंड्स कलर जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट का रोल अदा करते हैं कि ये जो मेन फीचर है फिजिकली इकोनॉमिकली और कल्चर फीचर को दर्शाते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ कलर इट वुड बी विजुअली इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट द मैप. और अगर कलर हटा दिया जाए तो मैप को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. लिस्टिंग हियर आर द कलर यूज्ड इन द टोपोग्राफिकल मैप एंड देयर इंटरप्रिटेशन. अब फ्रेंड्स अब मैं जो आपको कलर बताने वाला हूँ वो कॉन्टूर लाइन में टोपोग्राफिकल मैप में यूज़ होते हैं. नंबर 1 ब्राउन. ऑल कॉन्टूर लाइन्स आर ब्राउन इन कलर. जितना भी कॉन्टूर लाइन्स मैंने आपको बताया था कॉन्टूर लाइन्स क्या है वो सब ब्राउन कलर में. द फिगर डिटोनेटिंग द हाइट ऑफ द कॉन्टूर लाइन आर ऑल्सो इन द सेम कलर. फ्रेंड्स और ये जो कॉन्टूर लाइन को जो फिगर दर्शाते हैं वो भी ब्राउन कलर के. इसके अलावा सैंड हिल्स सैंड ड्यून्स एंड शिफ्टिंग सैंड आर ऑल्सो इंडिकेट बाय द सेम कलर. ब्राउन कलर से सैंड हिल सैंड ड्यूज और जो सैंड एक जगह से दूसरे जगह घसकता है उस वो भी ब्राउन कलर से दर्शाया जाता है. नंबर 2 ब्लैक कलर. और नेम ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल द पोस्ट ऑफिस एंड द पुलिस स्टेशन आर शोन इन ब्लैक. ऑब्जेक्ट सच एज रेलवे स्टेशन ट्रैक telephone and telegraph line grid network of parallel and Mediterranean survey tree grave boundary pillars dry water bodies such as stream pond tanks and all the boundaries especially international state district are shown in black. इसके अलावा जितने भी बाउंड्रीज है और जितने भी नाम जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहते हैं वो सब ब्लैक कलर से लिखे जाते हैं. नंबर 4 और perennial water bodies including line and unlined well tanks pond rivers as well as sea are shown in blue. जितने भी आप दोस्तों ब्लू से इतना समझिए कि जितने भी वाटर बॉडीज है वो सब ब्लू से किया जाते हैं. ठीक है. वाइट कलर. ऑल बैरन एंड कल्टिवेटेड लैंड आर इन वाइट. जितने भी जो खराब लैंड है और जिसमें कल्टिवेशन नहीं हो सकता जो इनफर्टाइल लैंड है वो वाइट कलर से दर्शाए जाते हैं. रेड कलर. और रोड मेटेलिक एंड अनमेटेलिक कार्ट track footpath and bridge are in red. Small large and scattered settlement including towns and villages where habitat or inhabited fort towers and places of historic interest are known as antiques and heard they are either temporary or permanent are shown in red. जितने भी फ्रेंड्स जो प्लेस जो इम्पोर्टेंट प्लेस है जैसे कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट वाले रोड्स फुटपाथ्स और रिलीजियस प्लेस जैसे कि church, temple, mosque, including Idgah and tomb are in red color. Lighthouse are also shown in red color. Arbitrary grid lines, including easting and northing, are also shown in red. Friends, जो मैंने आपको ईस्टिंग और नॉर्थिंग के बारे में बताया था वो भी रेड कलर से दर्शाए जाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. येलो. ऑल कल्टिवेटेड एरिया आर इन येलो. जितने भी कल्टिवेटेड एरिया है जहाँ पे कल्टिवेशन हो सकती है जहाँ पे कल्टिवेशन हो रही है वो सारे एरिया येलो से दिखाए जाते हैं. Green. All forests and jungle including woodland are shown in green. Different types of trees are drawn in green. Friends, जितने भी वेजिटेशन कवर एरिया माने जो जहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है वो सारे एरिया ग्रीन कलर से दिखाए जाते हैं. चलिए आगे देखते हैं. सिंबल यूज्ड ऑन टोपोग्राफिकल मैप. नंबर 1 इंटरनेशनल बाउंड्री. International boundary are shown as the series of dash and dot on a contour map, such as formed between the boundaries between two countries. फ्रेंड टोपोग्राफिकल मैप में अगर आपको दो इंटरनेशनल बाउंड्री जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है या इंडिया बांग्लादेश या इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है फ्रेंड्स उसको आप कैसे दर्शाइएगा. उसको दर्शाने के लिए एक डैश उसके बाद डॉट एक डैश उसके बाद डॉट ऐसे आप इंटरनेशनल बाउंड्री को दर्शा सकते हैं. स्टेट बाउंड्री. दे आर डिमार्केटेड फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन द स्टेट विद इन द कंट्री इटसेल्फ. ये कंट्री के अंदर जो स्टेट होते हैं उसकी बाउंड्री. फ्रेंड्स ये भी सेम इन्हीं की तरह दिखते हैं लेकिन ये इनकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये थोड़े बोल्ड होते हैं लेकिन स्टेट बाउंड्री उतने उसके हिसाब से बहुत ही कम बोल्ड होते हैं. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की अगर बात करें जो हमारे स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बाउंड्री की बात करें तो फ्रेंड उसको सिर्फ हम लोग डैश 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 से बताते हैं. अब बात करते हैं मेटेलिक रोड और पक्का रोड means of tarred road is shown by two red parallel lines. A metallic road indicates the region is developed. फ्रेंड्स जो मेटेलिक रोड है ये जो नई सड़क जो बनती है जो सरकार जो कच्चे रोड को तोड़ के जो पक्का रोड नहीं बनाती है
तार से। फ्रेंड्स वो दो रेड कलर की सी एकदम पैरेलल लाइन से इंडिकेट करती है। और ख़ास के ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ पे जोन से एरिया में आपको ये दो लाइन दिखाई देती है, समझ जाइए वो रीजन डेवलप्ड किया हुआ है। उसके बाद अनमेटल रोड और कच्चा रोड आर शोन बाय अ सेट ऑफ ब्रोकन पैरेलल लाइंस इन रेड और द मैप। अनमेटल रेड इंडिकेट द एरिया इज़ अनडेवलप्ड। फ्रेंड्स, और ये जो अनमेटल रोड है, जो कच्चा रोड है, जो मिट्टी से बनता है या जो इतना डेवलप नहीं है, ये भी पैरेलल लाइन से डिफाइन किया था। बस एक डिफरेंस ये है कि पैरेलल लाइंस बीच में से ब्रोक है, या कहे तो बहुत सारे डैश की मदद से ये पैरेलल लाइन बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं फुटपाथ। अ फुटपाथ इज यूज ओनली बाय द पीपल फॉर वॉकिंग एंड इज नॉट मेंट फॉर व्हीकल्स। फ्रेंड्स, फुटपाथ तो हम सबको पता है कि क्या है। It is usually found in hilly regions on the map. They are indicated by single red dotted line. ये ज़्यादातर हिली एरिया माने जो ऊंचाई वाले एरिया है वहाँ पे दिखाया जाता है। और फुटपाथ को आप मैप में इंडिकेट करना है तो रेड कलर के बहुत सारे डॉट्स से आप इंडिकेट कर सकते हैं। A bridge is shown within a blue water body below it and the water body is usually stream or a river. फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रिज तो आपको पता ही है, तो उसको मैप पे कैसे फाइंड करें। फ्रेंड्स देखिए, इस फोटो में आप देखिए दो पैरेलल लाइन जैसे मेटलिक रोड में होती है, सिर्फ उसके नीचे से आपको एक वाटर बॉडी गुजारनी, माने एक ब्लू कलर की ब्रिज के हिसाब से एक ब्रेथ उसके ज़्यादा रख के आपको एक वाटर बॉडी खींचनी है, उससे आपका वाटर बॉडी बन जाए, ब्रिज बन जाए, ब्रिज का साइन बन जाएगा। उसके बाद इन इंडिया देयर आर 3 रेलवे गॉजेस, the broad gauge, the meter gauge and the narrow gauge. The broad gauge is the most common among the all gauge. The distance between the track is the gauge is 1.67 मीटर। फ्रेंड्स, गॉज जो होती है तो वो जो आपने जो ट्रेल की पटरी देखी है ना ट्रेन की, उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम लोग गॉज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, गॉज इंडिया में 3 टाइप की होती है, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज। देखिए, ब्रॉड गॉज में जो डिस्टेंस होती है वो 1.6 मीटर होती है, उसका साइन यही रहा। मीटर गॉज में जो डिस्टेंस होती है, तो मीटर लिखा हुआ तो आप समझिएगा कि 1 मीटर है, इसमें इसका साइन ये है, देख लीजिए। और नैरो गॉज में जो डिस्टेंस होती है वो 0.762 मीटर, माने 0.762 मीटर। और इसको दर्शाने के लिए बस एक ब्लैक कलर की सिंबल स्ट्रेट लाइन से हम लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जब सिंबल अभी इसके नैरो गॉज के बाद देख रहे हैं, ये छोटी नदी या जिसका हम लोग नाला कहते हैं उसको दर्शाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर यहाँ उसके नीचे आप देखेंगे कि एक नदी बनी हुई है और उसकी तरफ उसमें एक तीर बना हुआ है, तो फ्रेंड्स ये क्या दर्शाता है? फ्रेंड्स, ये दर्शाता है कि नदी जो है वो जिस तरफ एरो का मुंह है, माने जैसे आप देख सकते हैं एरो का मुंह लेफ्ट साइड में है, माने नदी उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वो दर्शाता है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। फ्रेंड्स, अगला भी स्मॉल नदी या नाला की तरह सिंबल है, बशर्ते है ये थोड़ा ब्लैक है। फ्रेंड्स, ये क्या दर्शाता है? फ्रेंड्स, ये दर्शाता है कि जो सीजनल स्ट्रीम होती है, माने जो बरसात के टाइम जो स्ट्रीम फॉर्म होती है वो दर्शाता है, जो परमानेंट रहती है, सिर्फ सीज़न के हिसाब से रहती है। जब तक बारिश हुई वो रही, बारिश का मौसम जैसे ख़त्म हुआ वो ऐसे डिसअपीयर हो जाती है जैसे वहाँ पे कुछ था भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि लाइन के बीच, 2 मोटे लाइन के बीच में एक पतली सी ब्लू कलर की लाइन जा रही है और आसपास में डॉट है। तो ये क्या दर्शाता है? फ्रेंड्स, ये दर्शाता है ड्राई रिवर बेड, माने जो रिवर बेड माने जो नदी सूख चुकी है, ये उसको दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सिंबल देख रहे हैं ये कॉन्फ्लुएंस का सिंबल है। ये फ्रेंड्स अब ये कॉन्फ्लुएंस क्या है ये भी जानते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्फ्लुएंस रिवर का वो पार्ट बोलते हैं जहाँ पे दो रिवर मीट करके एक नया रिवर बनाती है। माने एक रिवर लेफ्ट साइड से जा रही है, एक रिवर राइट साइड से जा रही है, और दोनों रिवर जब एक दूसरे से टकरा के जो एक स्ट्रेट पार्ट जो करती है, उसी जो मीटिंग पॉइंट को हम लोग कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन क्या इंडिकेट करता है? फ्रेंड्स, ये प्लस का साइन स्प्रिंग इंडिकेट करता है। स्प्रिंग माने वो स्प्रिंग नहीं जो हमारे सोफे में लगाया जाता है, ये वो स्प्रिंग है फ्रेंड्स। आपने एक स्प्रिंग देखा होगा ना, जो धरती से जो ऑटोमेटिक कभी कभी जो एक्सीडेंटली जो पानी निकलता है, ये वो स्प्रिंग है।
माने जहाँ से वो ऑटोमेटिकली माने किसी कारण की वजह से जो पानी निकलता है, तो ये सिंबल उसके इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स अगला जो सिंबल है वो वाटरफॉल को इंडिकेट करता है। और फ्रेंड्स इसमें जो आप देख रहे हैं फॉल 17 मीटर, फॉल 16 मीटर, फ्रेंड्स ये दिखाता है कि कितने मीटर से, माने ये क्या बोल रहे हैं, जैसे हम लोग रेनफॉल को कैसे सेंटीमीटर में नापते हैं ना, वैसे फ्रेंड्स ये मीटर में नापाता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ अ कैनल। फ्रेंड्स नीचे जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मेटेलिक रोड की तरह सीधी है, सेम मेटेलिक रोड की तरह, खाली इसका कलर ब्लू है। फ्रेंड्स ये कैनल को यूज़ करती है। फ्रेंड्स कैनल तो आपको पता ही है, कैनल उसे कहते हैं जहाँ से रिवर को काट के हम किसी एरिया में अगर पानी ले जाना चाह रहे हैं, जैसे क्रॉप के लिए, तो वो वहाँ पे हम लोग कैनल बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। फ्रेंड्स ऊपर देखिए तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का एक सर्कल दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स ये ज़मीन पे जो कुआं, जो वेल होता है, उसको इंडिकेट करता है। नीचे, उसी के नीचे जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये डीप ट्यूबवेल, माने ट्यूबवेल या बोरवेल जो बहुत ही डीप इनसाइड द अर्थ है, वो इंडिकेट करता है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे दो सिंबल दिए हुए हैं। एक रेड कलर का सिंबल है जिसमें कांटे निकले हुए हैं, उस पर मैंसूर लिखा हुआ है, और उसके बाजू में जो ब्लैक कलर का है उसके ऊपर अर्थवर्क लिखा हुआ है। फ्रेंड्स ये डैम है, ये सिंबल डैम का है। और लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेड कलर का है वो मैनसून है, माने जो डैम हम लोग बनाते हैं, और अर्थवर्क माने जो डैम प्रकृति से जो बन के आती है, ये वो डैम है। तो फ्रेंड्स ये दोनों में अक्सर हम लोग बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं याद कैसे रखें। तो फ्रेंड्स इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आप सिर्फ इतना देखिए कि जो कलरफुल है, तो हम अपने घर में पेंट करते हैं। पेंट कौन करता है? मैसून करता है। हम तो नहीं करते अपने घर में पेंट, हमारा घर तो बड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स हम जो पेंट करते हैं तो वो क्या बोल मैसून करते हैं, माने मजदूर करते हैं। तो इससे आप याद रखिए कि जो मैसून है उसका रेड कलर होगा, कलरफुल होगा। और अर्थवर्क क्या? अर्थवर्क से आप स्टोन को याद रखिएगा कि स्टोन प्रकृति की देन है। स्टोन का कलर क्या होता है? ग्रे होता है। ग्रे से आप ब्लैक याद रखिएगा। इस तरह आप अर्थवर्क का ब्लैक और मैनसून का रेड कलर याद रख पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे जो आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है इरेगुलर शेप में, फ्रेंड्स ये आर्टिफिशियल लेक है, माने जो लेक बनी नहीं है लेकिन हमने ह्यूमंस ने अपने से बनाई है, वो है। उसके बाद फ्रेंड नीचे जो आप जो ग्रास टाइप का देख पा रहे हैं, ये ग्रासलैंड्स है। टोपोग्राफिकल शीट में जो ये बहुत ज़्यादा है, माने वो जहाँ पे ये आप देखेंगे वहाँ पे आप समझ जाएगा कि वो जगह ग्रासलैंड से भरी हुई। उसके बाद नीचे जो आप ये जो सैड टाइप का जो देख रहे हैं, ये असल में सैड नहीं है। यहाँ पे ये जो आप जो उदास वाला जो चेहरा जो बना हुआ है, फ्रेंड्स ये चेहरा नहीं है, ये चेहरा असल में स्क्रब्स है, और उसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स को इंडिकेट किया गया। ये फ्रेंड्स स्क्रब्स को दर्शाता है। जो जगह पे स्क्रब्स होते हैं वहाँ पे ये जगह पर दिखाता है। उसका नीचे फ्रेंड्स आप देखेंगे जो नारियल के पेड़ की तरह जो सिंबल है, ये पाम ट्री के सिंबल है। ये पाम ट्री के सिंबल जो भी एरिया में रहते हैं, वो एरिया बिल्कुल भी डेजर्ट कंडीशन को झेलती है। और उसके बाद आप अगले पेज, इस पेज में देखिएगा, तो इस पेज में आपको सबसे ऊपर में दिखाई देगा जो ये जो सिंबल है, ये बैम्बू का है। माने जोन से एरिया में आपको ये दिखाई देगा, उस एरिया में आप बैम्बू दिखाई देगा, बैम्बू का साइन, वो समझ जाएगा कि वो एरिया हाई, बहुत ही हल्के से लेकर बहुत ही हैवी रेनफॉल को झेलती है। माने उधर एवरेज रेनफॉल नहीं रहता, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है। चलिए फ्रेंड्स ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये सिंबल के बीच में ये लेटर्स कहाँ से आ गए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ब्लैक कलर में क्या बताया था कि कुछ लेटर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहते हैं वो ब्लैक कलर में, जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं RF हमारे रिजर्व फॉरेस्ट। फ्रेंड्स ये रिजर्व फॉरेस्ट वो जगह होते हैं जहाँ पे सरकार हम लोग को परमिशन नहीं देती है पेड़ काटने के लिए, जहाँ पे पेड़ काटना इलीगल है। अगर पेड़ काटते हुए कोई दिखा तो उस पर फाइन या जेल हो सकती है। नंबर 2, उसके बाद अगला है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फ्रेंड्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो है जहाँ पे जो नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। जहाँ पे यहाँ पे पेड़ तो क्या आप एक जानवर को भी नहीं मार सकते। उसके बाद आप नीचे एक स्क्वायर देख रहे होंगे जो रेड कलर का है। फ्रेंड्स ये जो रेड स्क्वायर है, ये परमानेंट हट, माने जो घर, जैसे परमानेंट हट हमेशा झोपड़ी को नहीं, जो घर परमानेंटली बन गया है जिस पे आपका खुद का अधिकार है, वो रेड कलर के स्क्वायर से दर्शाई जाती है।
उसके अलावा आप उसके नीचे जो आप स्क्वायर देख रहे हैं जिसके सिर्फ बाउंड्री रेड कलर की है, वो टेम्प्रोरी हट इंडिकेट करती है फ्रेंड, जो आज न कल हट सकते हैं क्योंकि टेम्प्रोरी होती है, ये सरकार ज़्यादा दिन रहने नहीं देती है। उसके नीचे आप फ्रेंड्स देखें तो उसके नीचे सैंड ड्यून्स आपको दिखेंगे। सैंड ड्यून्स क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा तो कुछ देर में बताऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके नीचे आप देखें तो उसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CG माने कैंपिंग ग्राउंड, उसके नीचे जो सिंबल है उसका फोर्ट, TO माने टेलीफोन ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, DB माने डाक बंगलो, PS माने पुलिस स्टेशन, RH माने रेस्ट हाउस, PO माने पोस्ट ऑफिस। उसके अलावा जो सिंबल है आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑन टोपोग्राफिकल शीट। सेटलमेंट्स आर ग्रुप ऑफ हाउस यूजुअली इन विलेजेस और टाउन वेयर पीपल लिव। फ्रेंड्स, सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पे वो शहर या गांव जहाँ पे घर बने रहते हैं उसमें आदमी रहते हैं। द साइज ऑफ सेटलमेंट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रोड, रेलवे, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, रेस्ट हाउस एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, जो सेटलमेंट है वो डेवलपमेंट के हिसाब से ग्रो करती है। फ्रेंड्स माने जो जहाँ पे जो एरिया जितना डेवलप्ड है वहाँ पे सेटलमेंट उतने ज़्यादा है। फ्रेंड्स, द लोकेशन एंड टाइप ऑफ सेटलमेंट are determined by various factors such as terrain, presence of water, suitable climate, presence of employment opportunities etc. फ्रेंड्स, और ये जो सेटलमेंट है ये बहुत सारी चीज़ को दिखाती है, जैसे फैक्टर जहाँ पे पानी रहे, माने जहाँ पे पानी की कमी ना रहे, सूटेबल क्लाइमेट रहे, एम्प्लॉयमेंट की कमी ना रहे, माने कोई भी आदमी वहाँ बेरोज़गार ना रहे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो जगह में सेटलमेंट अच्छे से ग्रो करता है। फ्रेंड्स, सेटलमेंट दो टाइप का होता है, परमानेंट और टेम्प्रेरी। मैंने आपको दिखाया था अभी सिंबल में। Settlements that are built and occupied for a short period of time are called temporary settlements. जो सेटलमेंट कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है वो टेम्प्रेरी सेटलमेंट होता है। जबकि जो परमानेंट सेटलमेंट, जो सेटलमेंट्स हमेशा या बहुत ही लंबे टाइम के लिए बनाया जाता है उसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन के बारे में। ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल कैन बी डायरेक्टली फॉर्म्स ऑन टोपोग्राफिकल मैप। फ्रेंड्स, जो ऑक्यूपेशन है वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली टोपोग्राफिकल मैप में पता चल ही जाते हैं। द टाइप ऑफ सेटलमेंट इन द रीजन एज वेल एज द वे इन विच द लोकल पीपल यूज द लैंड कैन गिव यू एन आइडिया इन द रिगार्ड सम ऑफ द कॉमन वेज बाय विच द लोकल inhabitant use the lands are: Number 1, agriculture. If the large tracts of land indicate cultivation of crop, the most of the people are farmer or cultivator. फ्रेंड्स, हम जो टोपोग्राफिकल मैप को देखकर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि उस एरिया में कौन सा ऑक्यूपेशन करते होंगे। जैसे मैंने अभी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। फ्रेंड्स, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको येलो कलर के मार्क्स दिखाई देंगे, समझ जाए वो ग्रामीण एरिया है या विलेज एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन होते हैं, माने वहाँ का। Number 2, mining. If there are indication of mining and quarry, especially marble or stone quarries, the mining or work in the quarry can be inferred as the main occupation. फ्रेंड्स, हमने जो पिछले पेज में जो मैप देखा था वहाँ पे आपने वाइट एरिया में बहुत सारे स्टोन डस्ट देखे थे। फ्रेंड्स, उसी टाइप के एरिया में माइनिंग वाला काम किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे स्टोन रहते हैं वहीं पे माइनिंग होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला है फिशिंग। इट इज़ अ सेटलमेंट इज़ नियरली अ लार्ज रिवर और अ सी coast. Fishing will observe the main occupation in the inhabitants. फ्रेंड्स, जो फिशिंग है वो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया का ऑक्यूपेशन नहीं है, क्योंकि फिशिंग ज़्यादातर गरीब आदमी करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज सेटलमेंट्स सच एज टाउन विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैक्ट्रीज एंड हेंस मैन्युफैक्चरिंग विल बी द मेन ऑक्यूपेशन। फ्रेंड्स, जो टाउन्स आपको जो मैप में आप देखते हैं वो टाउन मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ टाउन्स में तो टाउन्स मैं जो बोलूँगा तो आपके दिमाग में फैक्ट्रीज पक्का आएंगी। फैक्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन होता है। उसके बाद फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ट्रेड। अ लार्ज सेटलमेंट विथ मैनी कार ट्रैक्स, रोड एंड रेलवे लाइन्स कन्वेक्ट विल इंडिकेट द टाउन इज अ मार्केट टाउन विल एसेट टू द ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रेंड्स, जौन से एरिया में आप देखेंगे कि ट्रेड रूट माने रूट बहुत ज़्यादा है, उस एरिया में ट्रेड की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
When you look at a topographical map, you will notice many red lines of various wide running all across it. There are also some black lines that go across the map. The lines are symbol of roads and railway tracks. These lines indicate the type of communication present in the area. They also reflect the various mode of transport they are being used in the area. फ्रेंड्स जो इस लाइन में इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि देखिए आपका जितना एरिया डेवलप रहेगा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन उस हिसाब से रहेगा। जैसे आपका अगर टाउन वाले एरिया है तो वहाँ पे आपका रोडवेज रेलवे ट्रैक सब कुछ प्रॉपर रहेगा, लेकिन ग्रामीण एरिया में उतना अच्छा नहीं रहता। अगला लैंड यूज़ रेफर टू द पीस ऑफ लैंड इज यूज्ड इन द एरिया। द रिलीफ ऑफ द लैंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट plays on the land. In highlands such as hill, mountain plateau, which are slopes of the land is generally steep. The land is used to graze sheep and cow. Friends, ये जो लैंड यूज़ के बारे में बात करते हैं कि कौन से लैंड में कैसा काम होता है। फ्रेंड्स, जिस लैंड का जो मेन काम होता है वो बहुत सारे आदमी लोग यूज़ करते हैं। जैसे जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादातर आदमी लोग शीप या गोट को या कोई भी जानवर को ग्रेजिंग माने चराने के लिए ले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट विच फैसिलिटेट इकोनॉमिकली एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग एंड लम्बरिंग। फ्रेंड्स, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे हार्वेस्टिंग, लम्बरिंग, ट्रेस फार्मिंग इज ऑल्सो अंडरटेकन ऑन द हिल स्लोप्स टू ग्रो क्रॉप्स सच एज राइस, बार्ली एंड टी। फ्रेंड्स, और जो टेरिस फार्मिंग है, टेरिस फार्मिंग में मैंने आपको पढ़ाया था तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी के पिछले क्लास में कि टेरिस फार्मिंग क्या होती है। एक बार फिर बताता हूँ फ्रेंड्स। टेरिस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो पहाड़ों पे जो ऊंची जगह पे की जाती है। वहाँ पे राइस, बार्ली, टी वगैरह जैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, लूमरिंग जो एक्टिविटी है वो लकड़हारे करते हैं, जो पेड़ काटे उससे लूमरिंग आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट लाइन को पढ़ते हैं। Various agriculture activities taken on the lowlands since cultivation is easy on the flat surface than on slope surface. Friends, और जो lowlands है वहाँ पे कल्टिवेशन नॉर्मल क्रॉप्स की जैसे वीट वगैरह की आराम से हो जाती है, क्योंकि lowland में जो है वहाँ पे टोटल मिनरल्स या जो ज़रूरत के सामान है वो सब वाटर वगैरह आराम से मिल जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हो दोस्तों।